पैसे से पैसा बनाने के लिए म्यूचुअल फंड्स पसंदीदा जरिया बनता जा रहा है। शायद तभी आज की तारीख में देश के म्यूचुअल फंड्स का अंडर एसेट मैनेजमेंट यानी AUM 20 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड्स में निवेश की रफ्तार सालाना 20% से ज्यादा बढ़ी है। इस समय देश में 42 रजिस्टर्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनियां काम कर रही हैं, जिनकी सैकड़ों स्कीमों में निवेश हो रहा है। ऐसे में आम निवेशकों के जहन में यह सवाल कई बार उठता है, मसलन क्या हमने जो म्यूचुअल फंड स्कीम ली वो सही है? क्या हमें अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को बदलने की जरूरत है? क्या मौजूदा निवेश को बढ़ाने की जरूरत है? म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करें, और अगर बदलाव करें भी तो कितनी अवधि के बाद करें? यही नहीं, टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में कहां से जानें? लेकिन इन सब सवालों के जवाबों के लिए अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जी बिजनेस लाया है म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। आज से रोज 11 बजे हमारे साथ रोज म्यूचुअल फंड से जुड़े दिग्गज जानकार आपकी हर समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ा मार्केट आवर में अपने तरह का पहला शो, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। ये एक नया शो है जो हम आज से शुरू कर रहे हैं। रोज 11 बजे एक दिग्गज, एक एक्सपर्ट, एक फाइनेंशियल प्लानर आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या हाल है आपके म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो का। हमने देखा है कि पिछले 2 सालों में बहुत तेजी पकड़ी है। रिटेल निवेशक अब अपने पैसे लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, SIP कर रहे हैं, लेकिन अपने पोर्टफोलियो के बारे में जानने के लिए कई बार ऐसा हो जाता है कि समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही डायरेक्शन में है या नहीं। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बस यहीं आइए, फोन करिए, फेसबुक पे लिखिए, ट्विटर पे लिखिए, सारे डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, और आपका जो भी सवाल हो अपने म्यूचुअल फंड निवेश को लेकर आप हमसे पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं। आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं सूर्या भाटिया हैं, जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसेट मैनेजर्स के। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या आज शो पर आने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि काफ़ी लोग हैं आजकल जो अब निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में। कई सालों से हम ये कोशिश करते रहे कि बता पाएं कि सिर्फ बैंक में पैसा रखने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ हद तक अपने पैसे अच्छी तरह एसेट एलोकेशन करके आपको म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी या डेट में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो लेकिन आप भी ऐसा रुझान देख रहे हैं कि लोग अब और आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने? नहीं, आप अगर ट्रेंड देखेंगे पिछले कई सालों का, और खास करके पिछले 1 से 2 सालों के बीच में म्यूचुअल फंड में जो रुचि बढ़ी है निवेशक की, वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि कभी कभी तो अब डर लगता है कि क्या जो निवेशक आ रहा है क्या इसको पूरी समझ है। क्योंकि आप जितना मर्जी आप कहेंगे, एक जो इन्वेस्टर, जो निवेशक है मेरा बैंक फिक्स डिपॉजिट का, जब उसको निकाल कर हम एक म्यूचुअल फंड में लाते हैं, चाहे वो आप डेट म्यूचुअल फंड में ही क्यों ना लेकर आए, जो कि हम यही बोलते हैं कि एक सेफ है, रिस्क कम है उसके अंदर, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है, क्या उसके अंदर भी क्या रिस्क बिल्कुल नहीं है? ये जानना बहुत ज़रूरी है हर निवेशक के लिए। कम रिस्क बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं ये नहीं हो सकता। अगर आप जानकर निवेश करेंगे किस में आप निवेश कर रहे हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है, और उसको समझ कर करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपने किस में निवेश किया था, उसका कितना आपको वो एक रिटर्न दे सकता है। और अगर आप बैंक FD निवेशक को लेकर आते हैं तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। सूर्या, कई सवाल भी आए हैं आपके लिए। एक SMS मिला है हमको, ये है पंकज का, पश्चिमी बंगाल से लिखा है। 27 साल की इनकी उम्र है और इनकी इनकम है 3 लाख रुपए। ये कहते हैं कि ये म्यूचुअल फंड में टैक्स सेविंग पर्पस के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ये जो ELSS की जो स्कीम है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसमें अप टू 1.5 लाख आप डाल सकते हैं, जरा ये समझाइए हमारे दर्शकों को ये क्या होती है और इसमें किन निवेशकों को पैसे अपने लगाने चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट आपको 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करने की अनुमति देता है अगर आपको अपना टैक्स बचाना है। वो 1.5 लाख की लिमिट आपको ऑड इंस्ट्रूमेंट्स में भी मिलती है, जिसके अंदर से एक ELSS बोलते हैं, विच इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, इसके अंदर 1.5 लाख तक आप निवेश कर सकते हैं हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इक्विटी स्कीम है, इसके 3 साल का लॉक इन होता है। इससे पहले अगर आप चाहें तो भी आप अपना पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। पूरा 100% एलोकेशन इक्विटी में जाता है, तो इसलिए रिस्क कैटेगरी इसमें ज्यादा आती है।
बट क्योंकि टैक्स बचता है तो कई बारी निवेशक बिना सोचे समझे इसमें निवेश कर देते हैं। क्योंकि इसमें टैक्स बचता है इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सेफ है। इक्विटी एसेट क्लास है आपका, तो अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है आपका, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो एटीसी के अंदर ये काफी अच्छी स्कीमों के अंदर आता है। आप इसको जरूर देखिएगा। और अगर आपने पहले प्लानिंग कर ली है, जो कि हम हर बारी कहते हैं, आप प्लानिंग करके चलिए, तो हर महीने एक आप इसमें एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं। जैसे पहले विवेक भी कह रहे थे, आप एसआईपी बुक भी क्रिएट कर सकते हैं ईएलएसएस के अंदर, ताकि आपका जो वॉलेटिलिटी है थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाएगी और आप लंबे समय के लिए चलाइए ताकि आपको ये फायदा दे पाए। चलिए अब चलते हैं ग्वालियर, जहां से इंदरपाल हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। ये 37 साल के हैं। इंदरपाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इंदरपाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, इनसे संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास जरूर है। इनके पास एचडीएफसी प्रोविडेंट बैलेंस फंड है और इन्होंने इसमें 1 लाख रुपए लगाए हैं। जानना चाहते हैं परफॉर्मेंस क्या है इस फंड की, और यह भी जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इनको कौन से फंड्स चुनने चाहिए। ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि दर्शक आप भी कहते रहते हैं सूर्या के गोल जो है आपका वो तय होना चाहिए कि आप निवेश कर क्यों रहे हैं। कम से कम ये बहुत क्लियर है अपने माइंड में कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप कुछ भी निवेश करते हैं तो एक टारगेट तो होगा आपका। आप क्या चाहते हैं उस पैसे से? सबका जवाब यही आता है, इसको डबल करना। चलिए, डबल भी कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे आप? कुछ एक एम होना चाहिए ताकि एक पर्पस के लिए आप निवेश करें। तो इनका सवाल बिल्कुल वाजिब है इसमें कि अगर ये रिटायरमेंट प्लानिंग चाहते हैं तो उसके लिए इनको लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए। जो फंड आपने लिखा है, मेरे ख्याल से वो फंड का नाम थोड़ा गलत है। ये आई थिंक प्रूडेंस फंड होगा। 2 फंड आते हैं एचडीएफसी के, जो कि दोनों इसी ही स्पेस में है। एक एचडीएफसी प्रूडेंस फंड है और एक एचडीएफसी बैलेंस फंड है। तो क्या अगर आप दोनों के बारे में पूछ रहे हैं, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। एक एचडीएफसी प्रूडेंस फंड है जो कि बैलेंस फंड है, और ये बैलेंस फंड के अंदर थोड़ा सा एग्रेसिव कॉल लेता है विवेक। जैसे जो निवेश करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा मिड कैप का एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है। तो अगर इस फंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फंड कुछ समय तक पहले 1 साल से पहले तक अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिप आया था, बट पिछले 1 साल में काफी तेजी दिखी गई है इस फंड के अंदर, और काफी कंसिस्टेंट बैलेंस फंड्स के अंदर इसका नाम लिया जाता है। और जो फंड मैनेजर भी हैं इनके, प्रशांत जैन, वो भी काफी लंबे समय से इस फंड को चला रहे हैं और काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इस फंड का। जो एचडीएफसी बैलेंस फंड है उसकी भी अगर बात कर लें अपने दर्शकों के लिए, पहले आप ये भी जरा समझा दीजिए दर्शकों को कि बैलेंस्ड फंड क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने कभी निवेश नहीं किया वो भी समझ लें। तो जरा आप ये भी बता दें कि बैलेंस्ड फंड क्या होता है। देखिए, बैलेंस फंड के अंदर जैसे नाम ही कहता है, कुछ हिस्सा हम इक्विटी में रखते हैं, कुछ हिस्सा हम डेट में रखते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आपको 65% इक्विटी में रखना पड़ेगा अगर आप उसको एक टैक्स एफिशिएंसी के तौर पे देखना चाहते हैं। उसका अभी जो करंट रूल्स है इनकम टैक्स के, अगर आपका इक्विटी का जो फंड है अगर 65% से ऊपर उसका इक्विटी की होल्डिंग है तो वो इक्विटी कैटेगरी में गिना जाता है, जो कि अगर 1 साल से ऊपर की आपकी होल्डिंग है तो वो टैक्स फ्री में कहलाता है। तो जो बैलेंस फंड है वो भी अगर आपकी होल्डिंग 1 साल से ऊपर है, निवेश आपका साल भर से ज्यादा हो चुका है, तो वो टैक्स फ्री कहलाया जाएगा। और थोड़ा रिस्क भी आपका कम हो जाता है, क्योंकि जो बैलेंस 35% है आपका, वो एक सेफ डेट एसेट क्लास में डाला जाता है, जिससे आपका थोड़ा सा, आप कह सकते हैं, आपको आपके कैपिटल पे प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो 65% इक्विटी, 35% आपका डेट, जो कि आपको एक बैलेंस फंड के रूप में मिलता है। जो शुरू के अभी नए निवेशक हैं वो बैलेंस फंड के जरिए अपना निवेश शुरू कर सकते हैं, और जैसे जैसे उनको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, समझ आती जाएगी, वो अपना इक्विटी एसेट क्लास को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। हमेशा हम यही बोलते हैं कि आप एसआईपी के थ्रू चलिए। और दूसरे फंड की जो बात करी थी अभी हमने, एचडीएफसी बैलेंस फंड के अंदर गिना जाता है। थोड़ा सा कंजर्वेटिव आप कह सकते हैं इस फंड को एचडीएफसी प्रूडेंस फंड से अगर हम कंपेयर करें, बट काफी अच्छे फंडों में दोनों फंड गिने जाते। चलिए बेंगलोर चलते हैं, जहां से देश पांडे जी अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। देश पांडे, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल ऐसा था कि मैं अभी रिटायर हो गया हूं और मैंने ये पैसा आईसीआईसीआई के बैलेंस फंड में लगाया है। ओके। और मुझे मंथली डिविडेंड मिलता है, और मैं चाह रहा था कि पूरा पैसा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में लगाना चाहिए
या किसी और में रिस्क डिवाइड करना चाहिए? जैसे अभी मार्केट में लोग बोलते हैं मोतीलाल ओसवाल के भी फंड काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो बट मेरा रिक्वायरमेंट है कि मंथली मुझे डिविडेंड चाहिए। ओके, तो मैंने क्या करना चाहिए? ये काफ़ी जो सवाल है इनका, ये रेजोनेट करेगा काफ़ी रिटायर्ड लोगों के साथ, क्योंकि आपको पूंजी अब आपकी मिल गई लेकिन मंथली खर्चे चाहिए, तो डिविडेंड एक ऑप्शन है जिससे आप उन खर्चों को चला सकते हैं। तो आपने सवाल सुना उनका, सूर्या क्या जवाब? देखिए, 2-3 इसके अंदर से सवाल निकल कर आते हैं। सबसे पहला इनका सवाल है कि क्या आईसीआईसीआई बैलेंस फंड अच्छा है? बिल्कुल, आईसीआईसीआई बैलेंस फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे फंडों में आती है। टॉप 3 फंड में कंसिस्टेंटली ये फंड रहता है। Q1 परफॉर्मर है फंड ये वाला। तो जहाँ तक निवेश की बात है, आईसीआईसीआई बैलेंस फंड के अंदर इसको आप करिए और मेंटेन रखिए एलोकेशन अपनी इसके अंदर। जहाँ तक बात करी आपने मंथली डिविडेंड की, विवेक, ये मैं आपको बताना आई थिंक बहुत ज़रूरी है ये कि आप मंथली डिविडेंड लीजिए, बैलेंस फंड से लीजिए, इक्विटी फंड से लीजिए। डिविडेंड प्लान्स आपके पास हैं जिसमें मंथली है, क्वार्टरली है, एनुअल डिविडेंड प्लान्स हैं, पर इनको आप एक जरिया ना बनाइए कि आप एक गारंटीड इनकम लेंगे। आप अगर मार्केट में देखें, कुछ समय से ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि कई एडवाइजर्स भी, काफी लोग ये पिच करते हैं कि ये प्लान है, इसके अंदर डिविडेंड गारंटीड है। म्यूचुअल फंड्स में कोई भी डिविडेंड गारंटी या एश्योर्ड नहीं होता। वो उसकी परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है कि क्या वो फंड डिविडेंड दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। कई बारी जो फंड की एनएवी है वो थोड़ी ज्यादा होती है, तो इस कारण से कुछ लोग ये आपको एडवाइस दे देते हैं कि क्योंकि मेरी एनएवी, अगर बेस वैल्यू मेरी जो होती है वो 10 रुपए की होती है, अगर वो 30, 35, 40 रुपए की अगर मेरी एनएवी है किसी भी फंड की, तो वो कहते हैं इसमें से हम आपको 1% या आधा % के हिसाब से हमको हर महीने एक डिविडेंड देते रहेंगे। पर डिविडेंड पहली बात गारंटीड नहीं है। दूसरी बात, अगर मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया तो आपका रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है। ये काफी निवेशकों को ये बात नहीं पता है कि ये डिविडेंड आपके कॉर्पस से भी निकल जाएगा। तो कई बार ये देखा गया है कि अगर सपोज करिए आपने 1 लाख रुपया निवेश करा और आप हर महीने उसमें से 1% का डिविडेंड विड्रॉ करते हैं या फंड हाउस डिक्लेयर करता है, अगर वो 1 लाख जो आपका प्रिंसिपल है, जो मूल है, अगर वही नहीं बढ़ रहा और अगर फंड हाउस डिविडेंड आपको दे जा रहा है, तो वो कहां से पैसा आएगा? आपके मूल से आएगा। तो यह भी हो सकता है कि डिविडेंड के कारण आपका मूल कम हो जाए। कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक ऑल्टरनेट ऑप्शन होती है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसके जरिए भी यही ऑप्शन होती है। बट ये आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड का मतलब यही नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट से आएगा। अगर नुकसान है और फंड हाउस डिविडेंड आपको दिए जा रहा है, तो आपका मूल भी कम हो सकता है। SWP जो है वो भी, जिसको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं, ये भी एक जरिया है आपको एक मंथली इनकम लेने का, और ये भी एक अच्छा टैक्स एफिशिएंट टूल है जो आप अपनी रिटर्न, आप उम्मीद करते हैं कि इतनी रिटर्न आएगी, उतना ही आप हर महीने निकालिए, ताकि जो चांस है आपका मूल के गिरने का वो कम हो जाता है। चलिए, हमारे साथ अब वाराणसी से जुड़ रहे हैं हमारे अगले दर्शक अशोक, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं वाराणसी से बोल रहा हूँ, अशोक कुमार। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ, ठीक है जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरा ऐसा है कि मैंने एचडीएफसी इक्विटी फंड में लगाया हूँ, एचडीएफसी टॉप 200 और डीएसपी 100 में लगाया हूँ सर। इसका परफॉर्मेंस कैसा है? और आपने फ्रैंकलिन ब्लू चिप में भी लगाया? क्या सर, फ्रैंकलिन ब्लू चिप में भी लगाया हूँ। जी सर। और ज्यादा में तो नहीं लगा दिए? इतने में ही है ना? एक आप सर मिड कैप में लगाया, जैसे सुंदरम सिलेक्ट मिड कैप में भी लगाया है, उसका तो परफॉर्मेंस ठीक ही दे रहा है, मुझे भी आ रहा है। अब क्या करेंगे सर, वही पूछना था सर। अब ज्यादा मत और ले लीजिएगा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं। ज्यादा स्कीम्स लेने में कोई फायदा नहीं होता है। हालांकि इन्होंने काफी अच्छी स्कीम्स चुनी है सूर्या, ये सारी जानी मानी स्कीम्स हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने, स्कीम्स काफ़ी अच्छी चुनी है अशोक जी ने। इनका जो कंसर्न है, जो इनका मेन मुद्दा है, वो ये कहते हैं कि जो मेरे 3 फंड हैं, एचडीएफसी टॉप 200, डीएसपी 100, फ्रैंकलिन ब्लू चिप, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है। कारण क्या है इसका? ये तीनों ही फंड लार्ज कैप फंड है, और लार्ज कैप फंड जनरली आप देखा जाएगा, आमतौर पे देखेंगे आप, एक सेंसेक्स को फॉलो करते हैं, और सेंसेक्स के ऊपर थोड़ा सा अल्फा, जिसको हम बोलते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न निकाल देते हैं।
2 से 3%, कई बार थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, जो आपकी सेंसेक्स की परफॉर्मेंस है। अगर उसको आप कंपेयर करेंगे आप मिड कैप फंड से या किसी मल्टी कैप फंड से, तो मेरे नजरिए में वो कंपैरिजन ठीक नहीं है। आप लार्ज कैप क्यों लेते हैं, आप एसेट क्लास ही क्यों लेते हैं? ताकि आप अपने एक रिस्क को डाइवर्सिफाई करें, ताकि कोई फंड, कोई कैटेगरी अच्छी चल रही है, कोई अच्छी नहीं चल रही है। कभी जैसे देखिए 6 महीने पहले मिड कैप की अच्छी दौड़ आई थी, लार्ज कैप इतना अच्छा नहीं चला था। अब काफी 2-3 महीने से कॉल आ रही है, हम भी यही बोलते हैं कि लार्ज कैप को देखिए आप, थोड़ा सा उसमें रिस्क लेवल थोड़ा प्रोटेक्टेड है। सेफ तो आप कहीं कह ही नहीं सकते हैं, थोड़ा प्रोटेक्टेड है। मिड कैप थोड़े से आप कहते हैं महंगे हो गए हैं। तो यही कारण है कि आप एक एलोकेशन, एक डाइवर्सिफाई करते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो अगर आपका लार्ज कैप नहीं चला है, इसका यह मतलब नहीं कि आप लार्ज कैप बेच के मिड कैप में चले जाएंगे। आप सारे का सारा अपना पोर्टफोलियो है किसी एक क्लास में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जब तक चल रही है तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, पर जब वो रुक जाएगी तो आपको नुकसान भी देकर जा सकती है। तो बेहतर यह है आप अपना एलोकेशन मेंटेन रखिए। हाँ, आपने 3 से 4 फंड रखे हुए हैं लार्ज कैप में, उसको रखने की जरूरत नहीं है। तो 1 से 2 लार्ज कैप फंड रखिएगा। फंड आपके अच्छे हैं, पर 1 से 2 लार्ज कैप रखिए, आपको वही पर्पस देके जाएगा। इनमें से कौन से इनको निकल जाना चाहिए? देखिए, जो DSP 100 और जो ब्लू चिप है, इनका जो ऑब्जेक्टिव है काफी हद तक मिलता जुलता है। तो इनमें से आप ब्लू चिप से निकल जाइए और बाकी दोनों फंडों को आप निवेश रखिए।